बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यवस्था में सौरभ आपके साथ। और आइए अब मैं आपको 3 अहम खबरें बताने जा रहा हूं, जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश की इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर, राहुल गांधी से बार बार पूछा जाता था भाई जाति जनगणना करा लो उन राज्यों में जहां पर तुम्हारी सरकार है। 3 राज्यों में सरकार है उनकी, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। 2 राज्यों में सर्वे हुआ लेकिन डेटा जारी केवल एक ने किया, तेलंगाना ने। और राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, इसकी मैं आपके सामने बात करूंगा। दूसरा मुद्दा जो है, राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा प्रश्न छोड़ा है कि 70 लाख वोट जो हैं वो जोड़े गए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में इन 6 महीनों में 70 लाख वोटर जुड़ गया। ये कहां से आया, इसकी डिटेल जारी करे, क्योंकि बीजेपी इन्हीं वोट की वजह से जीती है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और तीसरा, गुजरात में यूसीसी के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई। मतलब उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन सकता है गुजरात, जहां पर फॉर्मली यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। लेकिन पहले जाति जनगणना की बात। भाई राहुल गांधी का आज भी ऐसा उनकी बातों से लगता है कि उनका सारा जोर ये जाति के कार्ड पर, जाति जनगणना पर है। उनको लगता है कि ये जिसको कहते हैं देश का एक्सरे, उन्हें लगता है कुछ भी हो जाए देर सवेर उनका ये जो उनके हाथ में जो पत्ता है ये चलेगा जरूर और इससे उनको फायदा मिलेगा। अभी तक तो हमको नहीं लगा कि राज्यों में इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन वो अभी भी इसी बात पर लगे हुए हैं लगातार। अब तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए, वो मैं आपको देता हूं। राहुल गांधी ने बोला क्या लेकिन पार्लियामेंट में, और वो क्या आर्गुमेंट क्या देना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, आप सुनिए। We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. अब साहब राहुल गांधी कह रहे हैं कि शॉकिंग नतीजे थे तेलंगाना की जाति जनगणना के। 90% आबादी जो है वो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की है। डेटा मैं आपको दे देता हूं। उसमें पाया गया है कि ओबीसी तेलंगाना में 56.33%, शेड्यूल कास्ट हैं 17.43%, शेड्यूल ट्राइब्स हैं 10.45%, और मुस्लिम आबादी है 10.8%, और अन्य जातियां हैं 15.79%। ये तो अब जो अन्य बचा, अन्य ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड जातियां होंगी, अगड़ी जातियां होंगी, तो वो लगभग 15-16% के करीब है। अब वो कह रहे हैं शॉकिंग था कि देखिए 90%, 85-90% जो है वो पिछड़े हैं। मतलब उनके लिए शॉकिंग हुआ। मेरा सवाल ये तो सभी जानते हैं पिछड़ा देश में 50% है, इस पर तो मुझे कोई डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता। आप जिन जातियों को आप ओबीसी में गिनते हैं वो 50%, 45-50% है, तो दुनिया मानती है। वो तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 52% तक का उसको कहा गया। मुझे लगता है राहुल जी को शॉकिंग के बजाय ये कहना चाहिए था कि यही बात हम कह रहे हैं और इसी बात को सामने मतलब ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक्चुअली कास्ट सेंसस का मतलब क्या है कि कास्ट सेंसस कोई जातियों की आबादी को लेकर नहीं है, उन जातियों में क्या स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए भी है, और आगे है पीछे है, उन पिछड़ी जातियों में भी कौन पिछड़ा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी ने यह बताया कि जो सवाल हम रोज कर रहे हैं कि भाई आपकी सरकार जहां पर होती है वहां क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हमने कर दिया। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो तेलंगाना के आंकड़े आए हैं, देश के किसी भी राज्य में आप करा लीजिए, कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है। किसी राज्य में जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा होती है या कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी, वैसी विशेष परिस्थिति छोड़ दीजिए, तो ये तो हर स्टेट में यही आंकड़ा आएगा। नहीं, आंकड़ा तो आएगा तो फिर आप कास्ट सेंसस करवा लीजिए ना। उनका मुद्दा तो यह है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। नहीं होना वो अलग विषय है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि ये तो हर व्यक्ति जानता ही है ना, शॉकिंग कुछ नहीं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर यही है, यही सोशल स्ट्रक्चर। ओबीसी 50% के आसपास होगा, दलित जो है वो 20% के आसपास रहता है, 10-12% के आसपास जनजातीय आबादी होती है। यही हम लोग सब जगह मतलब, लेकिन उन्होंने उसको प्रस्तुत ऐसे किया कि बहुत कोई रहस्योद्घाटन हो गया। इससे बड़ा फ्रॉड भारतीय राजनीति में नहीं है कि कास्ट सेंसस कराएंगे। बिहार में हो गया, तेलंगाना में हो गया, मैं तो कह रहा हूं कि देश के हर हिस्से में धीरे धीरे हो ही जाए। कास्ट सेंसस कराकर भी कितने मंत्री हैं एससी एसटी, कितने मंत्री हैं ओबीसी तेलंगाना की सरकार में, वो उस प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं करते।
पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो ऐलान करके आए। उसके बावजूद कांग्रेस ने तो पिछड़ी जाति को नहीं बनाया, रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिना गणना किए, बिना कास्ट सेंसस किए नरेंद्र मोदी को 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। अभी भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति तो इनको नहीं दिखा। जब इनकी वायनाड सीट खाली होती है तो न किसी मुस्लिम को दिया, न किसी दलित को दिया, न पिछड़े को दिया, अपनी बहन प्रियंका को ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी ये जो सारी जो कास्ट सेंसस वाली बात है, ये आंकड़ा गिनाने के लिए, 90 में से 3 लोग हैं इसके बताने के लिए। अरे भाई, जब उस सर्विस में लोग आए जितने, उनका प्रमोशन हुआ, मंडल कमीशन उसके बाद लागू हुआ, तो यानी आपकी जो सरकार थी वो बर्बाद करते रहे। उसके बाद क्या एक तरीका है, हम भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? अरे भाई, पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी पिछड़ी जात के, हटाए गए तो मोहन यादव भी पिछड़ी जात के। भारतीय जनता पार्टी के पास मंत्रियों की पूरी श्रृंखला है, आपके पास क्या है? आप एक तो कोई उदाहरण दे दीजिए। आपके पास कोई एक उदाहरण नहीं है। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, 3 राज्यों में सरकार। कल प्रधानमंत्री उनके ठीक सामने बैठे हुए थे, कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और उधर से उन्होंने कहा कि आपके सामने, यहाँ सामने मुझे बहुत सारे ओबीसी एमपी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, लेकिन मैं जानता हूं आपके पास कोई ताकत नहीं है। तो फिर वहां से एक आदमी चिल्लाया, वो मेरे कहा किरण रिजिजू शायद चिल्लाया, आपको प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा है? ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा है सामने, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसके ऊपर ये कांग्रेस तो यही कहती है ना कि मोदी के अलावा मोदी ने सब कब्जा कर लिया, कोई और कुछ कर नहीं पाता। कमेंट ये जो आया है आंकड़ा, और देखिए, अब ये हर स्टेट में यही है। दरअसल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी के लिए तैयार की गई थी उसमें एक गलती हुई है। ये कहना चाहिए कि ये सच्चाई है जिसको हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे और देश भर के लिए। ये खबर इसमें यही है कि राहुल गांधी गलत तरह से इसको प्रेजेंट कर पाए और उसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्रिएट नहीं कर पाया। ठीक सर, अगली खबर में पढ़ रहा हूं मैं अब। राहुल गांधी से जुड़ी खबर है। कल इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि वो ये कहते रहे कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन है वो आरोप ही कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर जोड़ा गया। वो कह रहे हैं हमको सारी जानकारी दीजिए इलेक्शन कमीशन से कि ये वोटर कहां के हैं, इनका नाम पता हमको दीजिए, इनका पोलिंग बूथ वगैरह सब हमको बताइए, हमको पता चले कि ये 70 लाख लोग कौन हैं, हम जाकर वेरीफाई करेंगे। उनका शक ये है कि ये इलेक्टोरल लिस्ट में फ्रॉड हुआ है, ये फर्जी वोटर है, इनको जोड़ा गया है और ये उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में जोड़े गए जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता था और वहां बीजेपी जो है लैंडस्लाइड से जीती है। राहुल गांधी, Between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the Election Commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? अब देखिए वो एक तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने हैं, एक उन्हीं पे उनको भरोसा नहीं है क्योंकि आपने तो कमेटी के नियम ही बदल दिए थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, उनको ही तय करना है, मैं वहाँ जाके करूँगा क्या मीटिंग में जाके, एलओपी का जाना बनता है उसमें। लेकिन समीर जी, 2 महीने बाद वो ये बात उठा रहे हैं कि वो 70 लाख जोड़े गए थे, आप वोटर लिस्ट में कौन है ये लोग? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने इसका बहुत अच्छा जवाब राहुल गांधी को दिया। जो राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो कहा था कि 70 लाख महाराष्ट्र में वोटर जोड़े गए, और उन्होंने शिरडी का भी जिक्र किया कि शिरडी में एक ही सोसाइटी में 5000 वोटर, 7000 लोग एक ही बिल्डिंग में जुड़ गए थे, जिसके कारण हमारी हार हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने कल इसका बहुत अच्छा जवाब दिया और उसके पहले भी जवाब दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह मामला उठाया था विधानसभा हारने के बाद। नाना पटोले ने कहा था और शरद पवार भी उस साथ में थे, कहा गया था कि ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए हैं जिसके कारण हमारी हार हुई है।
चुनाव आयोग को उन्होंने लिखित में दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि जहां ज्यादा डाटा इकट्ठा हुआ है, जहां ज्यादा नाम जुड़े गए, हमारे पास सूची लेकर आइए। नाना पटोले ने कहा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कितनी विधानसभाएं जहां ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए हो, जिनके कारण हम आ रहे हैं, और वो सारी सूची हम लेकर चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं। आज तक नाना पटोले वो सूची चुनाव आयोग के पास लेकर नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस ने चुनौती दी थी कि आप वो सारी विधानसभा वार जितना आप जो कह रहे हो, आप सूची लेकर आइए चुनाव आयोग के पास। मतलब ये जो ये कह रहे हैं 70 लाख लोगों के नाम जोड़े गए, ये डेटा ही गलत है। तो पूछा है ना इनसे, जो 70 लाख का आंकड़ा आया है तो पूछा है कि आप बताइए कहां जोड़े गए। आप शिरडी की जिस सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं उसका डाटा आप अभी तक नहीं दे पाए। महाराष्ट्र में 70 लाख कहां जुड़े हैं उसका आप डाटा नहीं दे पाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि बताइए आपके पास कहां से डाटा आया है। हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो डाटा है, जो मतदाता है, उसकी सारी लिस्ट सभी राजनीतिक दलों के पास। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? और वो तो इलेक्शन कमीशन के चुने जाने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया ना अब तो उन्होंने। वो इलेक्शन कमीशन के चुने जाने की प्रक्रिया पर सवाल पहले भी उठाया गया, जब जो बदलाव किया गया था इलेक्शन कमिश्नर्स को चुने जाने पर। अब तो उनका सीधा कहना यह हाँ, है तो कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ और इलेक्शन कमीशन उसमें इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल कर रहे हैं। बेसिक सवाल वो है। दूसरा, ये जो नंबर है वो कितना नंबर सही है गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सवाल हो, और विपक्ष के नेता है ना, आप उनको नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, और पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को या सरकार को इस पर पूरा स्पष्ट देना चाहिए कि भाई ये आंकड़ा है, इतना बदलाव हुआ है, इतना बदलाव नहीं हुआ है। इसमें क्या है, मतलब कोई चोरी तो नहीं है ना। ये तो मुझे जितना याद आ रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब तिथियां अनाउंस होती हैं, उसी वक्त बताया जाता है ना कि इस चुनाव में इतने नए वोटर जुड़े हैं। वो 46 लाख का करीबन फिगर था, लेकिन अब राहुल जी 70 लाख कह रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि कोई सवाल खड़ा हो रहा हो तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को इसका उत्तर देना चाहिए। और जो इसकी चयन प्रक्रिया की बात है, तो राहुल जी को शायद नहीं पता कि इससे पहले जब यूपीए सरकार थी और तब कोई कमीशन ही नहीं था, एक प्रोसेस ही नहीं था इलेक्शन कमीशन चुनने का, और 10 जनपद से भी जो लिस्ट पर नाम चला गया, मैं उस नाम को भी जानता हूं, उसका चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से सोनिया गांधी जो लिख देती थी वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया। लेकिन मतलब कोई प्रोसेस उस तरह का नहीं था। और इसमें मान लीजिए सीजेआई भी आ जाए तो भी बहुमत तो सरकार रहेगा। कांग्रेस की सरकार के टाइम पर जो सरकार चाहे जिसको चाहे बना सकती थी। ठीक है, और अभी ये मसला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पर चल रहा है। ओके, ठीक। एक इस पर आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं गुजरात की बात करूं। ये देखिए, ठीक वैसी ही बात है जैसे सबको पता होता है अपना पोलिंग बूथ, सबको पता होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सबको पता होता है पोल एजेंट, लेकिन अरविंद जी फिर से डालेंगे। तो ये संदेह पैदा करने की तकनीक होती है। जब चुनाव आयोग किसी भी चुनाव की घोषणा करता है तो बाकायदा सारी डिटेल बहुत विस्तार में देता है, और हम लोग भी टीवी पे कहते हैं भैया जो तारीख है वो भी बता दो, मतदान और मतगणना इतनी लंबी चौड़ी क्यों बता रहे हो, सब डिटेल में बताते। दूसरा, जितने भी अधिकृत प्रत्याशी होते हैं वो चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की कॉपी ले सकते हैं। ये बाकायदा लोकतंत्र है भाई, यहां कोई किसी पार्टी का थोड़ी नहीं है कि कांग्रेस के कितने सदस्य हैं पता नहीं चले, बीजेपी कितने सदस्य हैं पता नहीं चले। ये पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है देश की। ये विशुद्ध संदेह फैलाने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो जानकारी इलेक्शन कमीशन से चाह रहे हैं वो सब सार्वजनिक होती है, और जो नहीं है उसको अधिकृत प्रत्याशी, अधिकृत पार्टी चुनाव आयोग से ले सकती है। ठीक है, अब आज की अंतिम खबर गुजरात से है। उत्तराखंड के बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 मेंबरों की एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। 4 और सदस्य होंगे और 45 दिनों में राज्य सरकार को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। यही तो मतलब हम ये माने कि ये वैसा ये कोई मॉडल आने वाला है। उससे उनको मतलब एक फायदा ये है ना कि उनको समझ आया कि किस तरह से है, तो उस अनुभव को इस्तेमाल करके भी वो। अब सर यहाँ सवाल मेरा ये है, क्या पूरे देश में अब एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यूसीसी ऐसे ही राज्य दर राज्य लागू होगा? ये तो सरकार ने साफ ही कर दिया। अमित शाह जी ने भी पहले साफ किया था, लोकसभा में भी कहा कि हम राज्यों में जो है लेकर आएंगे। और ये भी बहुत सारे लोग कहते रहते कि भाई आप अपने राज्यों में चालू कर लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारें हैं उसमें उत्तराखंड में कर लिया। कोई वैसा मामला तो नहीं बन जाएगा ना कि यहाँ मान लीजिए भी कभी किसी राज्य में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसने हटा दिया, नहीं हमको नहीं चाहिए। वो तो कर सकती है क्योंकि सरकारों का अपना फैसला है। साहस करे,
पहली बात तो आए। नहीं तो उसके क्या बाद हटाए। क्या इसलिए मैंने सवाल इसीलिए किया, क्या इसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बेहतर नहीं होता? बेहतर होता, नहीं तो लेकिन सेंट्रल जिस तरह लेजिस्लेशन की को भी तो बदल सकते हो आप, वो इसमें तो क्या सेंट्रल होगा? भी बदल सकता है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं कम से कम कुछ वक्त के लिए एक यूनिफॉर्मिटी तो पूरे देश में नहीं, रहेगी ना, अगर सरकार ने- सेंट्रल लेजिस्लेशन देखिए, होगा। लेकिन आप आप इसको यूं भी समझिए ना Constituent कि अगर ये हो जाएगा तो एक कोई सरकार साहस तो करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया उसके बाद भी उठाकर फेंक देंगे, ऐसा साहस तो करे। ये दुस्साहस होगा। जितना लागू करना कठिन है उस हटाना उससे भी उससे अधिक भी कठिन ज्यादा कठिन है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है उसमें आप देखिए कि उसमें भी इसकी चर्चा हुई, और और जब वो- कहा गया कि भाई इस पर आज क्यों नहीं लागू किया जा रहा, तो उन्होंने कहा जब समय आएगा तो राज्य सरकारें अपने हिसाब से उसको लागू कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार ने सोचा कि इसको एकदम पूरा बवाल खड़ा हो, इससे बढ़िया अलग अलग राज्यों में होता है तो उससे भी एक 370 माहौल जैसा मामला बनता है। हो गया जो बीजेपी चुनौती देती रहती है कांग्रेस को कि बोल के दिखाओ कि हम नहीं, हटा मैं देंगे। तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी चुनौतियां दे रहे हैं, और मुझे आज सुनते हुए बड़ा लगता है, और बार बार ओवैसी साहब कहते हैं कि लागू करके दिखाओ वक्फ वाला, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमको तुरंत 370 याद आता है। हमको लग रहा है कि वही होने वाला है एकदम। ये इतना उत्तराखंड में समय आसान इतना ही था, था आज। गुजरात में उतना आसान नहीं रहेगा। बहुत गुजरात में study- इसका हाँ, विरोध ये होगा। उत्तराखंड छोटा उत्तराखंड में स्टेट ज्यादा वैसे आबादी भी नहीं है। गुजरात में आप क्या इसका विरोध होगा? बिल्कुल SC/ST आबादी है, दूसरे कम्युनिटीज है वहाँ देखते पे। हैं। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, और भास्कर हमारे साथ थे, भास्कर बहुत शुक्रिया आपका भी।